तो चलिए आज की इस चर्चा को शुरू करते हैं। हिमालय, दुनिया की सबसे ऊंची और सबसे शानदार पर्वत श्रृंखला। हम सबने इसकी बर्फीली चोटियों की तस्वीरें तो खूब देखी हैं, लेकिन सच कहूं तो इन पहाड़ों के बनने की कहानी किसी साइंस फिक्शन फिल्म से बिल्कुल कम नहीं है। आज हम यही समझने वाले हैं कि कैसे एक गहरा महासागर हमारे इस पूरे उपमहाद्वीप की सबसे बड़ी रक्षक ढाल बन गया। अब क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि आज जहां माउंट एवरेस्ट पूरी शान से खड़ा है, वहां करोड़ों साल पहले एक गहरा, लहरें मारता हुआ समंदर हुआ करता था। अजीब लग रहा है ना? लेकिन यह 100% सच है। जिस जगह को आज हम दुनिया की छत कहते हैं, वहां कभी टेथिस सागर नाम का एक विशाल महासागर बहता था। तो सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन 1 की, वो समंदर जो पहाड़ बन गया। जियोलॉजी की भाषा में इस पहाड़ बनने के प्रोसेस को ओरोजेनी कहते हैं। देखिए, हिमालय किसी ज्वालामुखी के फटने से नहीं बना है, बल्कि एक फोल्ड माउंटेन यानी वलित पर्वत है। होता क्या है कि जब पृथ्वी की दो बहुत बड़ी टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में टकराती हैं, तो उनके बीच इतना जबरदस्त भयानक दबाव बनता है कि धरती की सतह मुड़कर सीधे आसमान की तरफ उठने लगती है। इसे एक टाइमलाइन से समझते हैं। जरा 5 करोड़ साल पीछे चलते हैं। तब इंडियन प्लेट गोंडवाना लैंड से टूटकर उत्तर की तरफ खिसकने लगी थी। फिर लाखों सालों के सफर के बाद इसका यूरेशियन प्लेट से एक बहुत ही भयंकर टकराव हुआ। इस टक्कर ने बीच में मौजूद उस टेथिस सागर को पूरी तरह से कुचल कर रख दिया। समंदर के तल का सारा मलबा मुड़कर ऊपर उठने लगा। फिर आज से करीब 2 से 20 मिलियन साल पहले सबसे बाहरी शिवालिक रेंज बनी। और सबसे क्रेजी बात बताऊं, ये टकराव आज भी नहीं रुका है। ये पहाड़ आज भी हर साल कुछ मिलीमीटर ऊपर की तरफ खिसक रहे हैं। सेक्शन 2, हिमालय की एनाटॉमी। चलिए अब इस विशाल स्ट्रक्चर के अंदर झांक कर देखते हैं। अगर हम इसकी बनावट को देखें तो हिमालय एक बहुत बड़े प्राकृतिक किले या फिर एक लेयर्ड सैंडविच की तरह 4 मुख्य हिस्सों में बटा है। सबसे उत्तर में है ट्रांस हिमालय, उसके बाद आती हैं सबसे ऊंची चोटियां यानी ग्रेटर हिमालय, फिर लेसर या मिडिल हिमालय, और एकदम दक्षिण में बाहरी हिस्से की तरफ है शिवालिक रेंज। अब यहाँ एक बहुत ही जबरदस्त फैक्ट है। आपने कभी सोचा है कि ट्रांस हिमालय की चट्टानें अक्सर एकदम गहरे काले रंग की क्यों दिखती हैं? याद है हमने अभी टेथिस सागर की बात की थी। दरअसल जब वो समंदर का तल ऊपर उठा तो उसमें मौजूद प्राचीन समुद्री जीवों के अवशेष यानी फॉसिल्स उस भयंकर दबाव में कुचलकर काले रंग के पत्थरों में बदल गए। मतलब ये काले पहाड़ आज भी उस करोड़ों साल पुराने समंदर की गवाही दे रहे हैं। है ना कमाल की बात? इस पूरे स्ट्रक्चर को समझने का एक और बहुत बढ़िया तरीका है इसे नदियों के हिसाब से बांटना। सर सिडनी बुराड ने पश्चिम से पूर्व की ओर इसे नदियों की बाउंड्रीज के आधार पर बांटा है। जैसे सिंधु से सतलज नदी के बीच पंजाब हिमालय, सतलज से काली नदी तक कुमाऊं हिमालय, काली से तीस्ता नदी तक नेपाल हिमालय और तीस्ता से ब्रह्मपुत्र तक असम हिमालय। इससे इस पूरे फैलाव को समझना काफी आसान हो जाता है। सेक्शन 3, घाटियां, चोटियां और ग्लेशियर्स। ग्रेटर हिमालय में मौजूद माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848.86 मीटर। देखिए, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये धरती की सबसे ऊंची चोटी का साक्षात प्रमाण है। इसके विशाल आकार की कल्पना करना भी आम इंसान के लिए थोड़ा मुश्किल है। और बात सिर्फ एवरेस्ट पर खत्म नहीं होती। काराकोरम रेंज में है K2 जो 8611 मीटर के साथ भारत की सबसे ऊंची चोटी है। फिर है हमारा 76 किलोमीटर लंबा बर्फ का भंडार सियाचिन ग्लेशियर। राकापोशी जो दुनिया का सबसे खतरनाक और तीव्र ढलान वाला पहाड़ है। इसके अलावा मिडिल हिमालय में मर्ग और बुग्याल नाम के बेहद खूबसूरत और मुलायम घास के मैदान हैं, और शिवालिक में दून और द्वार जैसी बेहतरीन घाटियां हैं। हर एक लेयर की अपनी एक बिल्कुल अलग ही दुनिया है। सेक्शन 4, विशाल नदियों का उद्गम। अब जरा इन पहाड़ों से निकलने वाली नदियों की ताकत का अंदाजा लगाइए। बंजी गॉर्ज भारत की सबसे गहरी खाई है। कैसे बनी है? सिंधु नदी ने पानी की अपनी लगातार चोट से लद्दाख रेंज के ठोस पहाड़ों को सीधे बीच से चीर दिया। ये पानी की असीम और कभी न रुकने वाली शक्ति का एक बेहतरीन उदाहरण है। कैलाश पर्वत और मानस सरोवर झील के आसपास का जो पूरा इलाका है ना, वो मानो एक बहुत बड़ा वाटर हब है। यहीं से सिंधु नदी निकलती है। पास ही राकस्ताल से सतलज का जन्म होता है। पूर्व की तरफ जाएं तो चेमायोंगडुंग ग्लेशियर से शक्तिशाली ब्रह्मपुत्र, जिसे तिब्बत में त्सांगपो कहते हैं, वो निकलती है। और नुब्रा नदी सीधे सियाचिन ग्लेशियर के पिघलने से बहती है। सच कहें तो ये नदियां करोड़ों लोगों के लिए एक जीवन रेखा हैं।
सेक्शन 5 उपमहाद्वीप की लाइफलाइन। अब आते हैं इस बात पर कि ये सब हमारे लिए इतना ज़रूरी क्यों है। देखिए, हिमालय असल में हमारे लिए एक डुअल क्लाइमेट कंट्रोलर का काम करता है। सर्दियों में ये एक विशाल दीवार की तरह खड़ा हो जाता है और साइबेरिया से आने वाली उन बर्फीली हवाओं को रोकता है जो हमारी हड्डियों तक को जमा सकती हैं। और दूसरी तरफ गर्मियों में ये हिंद महासागर से आने वाली नमी भरी मानसूनी हवाओं को बाहर जाने से रोकता है, जिसकी वजह से हमारे यहाँ भारी बारिश होती है। सोचिए, अगर हिमालय ना होता तो हमारा मौसम पूरी तरह से कुछ और ही होता। और सिर्फ मौसम ही नहीं, अगर हम सुरक्षा या भू राजनीतिक नजरिए से देखें तो ये पहाड़ किसी अभेद्य प्राकृतिक किले से कम नहीं है। ये उत्तर की ओर से एक ऐसा परमानेंट बैरियर बनाते हैं जिससे पार करना लगभग नामुमकिन है, और यही हमारे इस पूरे क्षेत्र की सुरक्षा को तय करता है। सेक्शन 6 एक पिघलता हुआ भविष्य। लेकिन आज की इस चर्चा का सबसे कड़वा सच ये है कि हमारे इस महान रक्षक का भविष्य खतरे में है। 75%, जी हाँ, 75%। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। वैज्ञानिकोों की स्पष्ट चेतावनी है कि क्लाइमेट चेंज और तेजी से बढ़ते तापमान की वजह से आने वाले कुछ ही दशकों में हिमालय के 75% तक ग्लेशियर पूरी तरह से पिघलकर खत्म हो सकते हैं। जरा सोचिए, इसके नतीजे कितने भयानक होंगे। बर्फ के तेजी से पिघलने का सीधा सा मतलब है कि पहले तो हमारी नदियों में अनियंत्रित और विनाशकारी बाढ़ आएगी, और फिर जब वो बर्फ पूरी तरह से गायब हो जाएगी तब हमारे मीठे पानी के सबसे अहम स्रोत हमेशा के लिए सूख जाएंगे। हमारी खेती, हमारा मौसम, हमारी पूरी जिंदगी इस पर टिकी है। तो आज की इस चर्चा को खत्म करते हुए एक बहुत ही अहम सवाल मैं यहाँ छोड़ना चाहूँगा। जब ये बर्फ हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी और हमारी वो नदियाँ सूख जाएंगी, तब इस विशाल प्राकृतिक किले पर निर्भर उन अरबों लोगों का क्या होगा। हिमालय की ये कहानी सिर्फ बीते हुए कल के भूगोल की नहीं है, ये हमारे आने वाले कल की, हमारे भविष्य की कहानी है। इस पर हम सबको जरूर सोचना चाहिए।